पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। हमारा रिमोट कंट्रोल जो चलता है सबके सामने चलता है। हमारी अदानी जी की सरकार नहीं है। कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए और एमपी नहीं चलाते हैं। हिंदुस्तान की सरकार को सेक्रेटरीज और कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं। कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है। हम आपसे झूठे वायदे नहीं करेंगे और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है। कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो। जो आपकी सरकार की सच्चाई है आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो। डरो मत। कांग्रेस के लिए गरीब किसान का खेत फोटो सेशन का मैदान बन गया है। नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे। जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। कांग्रेस और उसका घमंडिया गठबंधन हमारी इस विरासत को, सनातन को समाप्त करना चाहता है। मोदी वर्सेस क्या क्या मुद्दे। आज मोदी ने बड़ी बात कही, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उन्होंने क्या कहा कि अर्बन नक्सल जो हैं अब कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी जो सेंट्रिस्ट पार्टी मानी जाती थी, जो केंद्र में रहती थी, ना लेफ्ट की तरफ ना राइट की तरफ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो लेफ्ट की तरफ हो गई है। क्या ये सच है? इसका जवाब कांग्रेस से लेंगे। मूर्तियों के अंदर क्या प्राण होता है, ये भी आजकल नई बहस है। क्या हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है गर्भगृह में जब मूर्ति रखी जाती है? इस पर राहुल ने क्या कहा और सनातन पर को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या हमला किया? इसके अलावा कास्ट सेंसस, इस पे भी बात होगी। इसी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए डॉक्टर अजय आलोक है मेरे साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ रोहन गुप्ता जी है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ डॉक्टर सुनील सिंह है, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ धीरेन्द्र कुमार है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता। और सबसे पहले अजय आलोक जी, मैं आपसे ही शुरू करता हूं। सीधा बात कह रहे हैं राहुल गांधी, भाई हमने 2011 में कास्ट सेंसस कराई थी, आप उसके आंकड़े जारी कर दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए अजय जी, ये दिक्कत ही नहीं रहेगी फिर जातिगत जनगणना और बाकी चीजें। देखिए बड़ा आसान है। राहुल गांधी को लगता है अपनी सरकार के कार्यकलापों की अच्छी तरह से जानकारी नहीं है, क्योंकि 2011 में जो सेंसस करवाया था उस वक्त इनके तत्कालीन गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा था कि उन आंकड़ों में पूरी तरह से सत्यापन करना अभी बाकी है, इसलिए हम जारी नहीं कर सकते हैं। ये लोकसभा में गृह मंत्री शिंदे साहब के स्टेटमेंट थे। 3 साल लगे, कांग्रेस अपने ही डेटा को जारी नहीं कर पाई। अरे उनकी तो छोड़ दीजिए, कर्नाटका में भी पहले जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी तब भी जाति जनगणना करवाई गई थी, कम से कम उसी के आंकड़े जारी कर देते। तो राहुल गांधी को तो पता ही नहीं कि ओबीसी होता क्या है, कितनी जातियां हैं ओबीसी की, किसको क्या मिल रहा है। राहुल गांधी का कुछ केस स्टडी कभी तो ठीक से करके आते नहीं है ना, ग्रे मैटर की कमी है। अब एक मिल गया है ओबीसी ओबीसी ओबीसी, उसको रट लगाए हुए हैं, ओबीसी जातीय जनगणना, ओबीसी जातीय जनगणना, ओबीसी। अरे भैया थोड़ा सा और एक्सरसाइज करते, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लेते, जिसको अभी अभी राष्ट्रपति के सामने हमारी सरकार ने जमा किया है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट बहुत साफ साफ कहती है कि सेंसस करवाने से पहले जातीय जनगणना करना आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ 25% जातियों को आजादी के बाद से लेकर आज तक आरक्षण का लाभ मिल रहा है, 75% जातियां इससे वंचित हैं। तो जातीय जनगणना तो होगी जब सेंसस होगा। ना कोई अध्ययन करना है, ना कुछ पढ़ना है, बस सलाहकार की ऐसी टीम है कि कुछ कुछ बोलते रहती है, फोटो ऑप के लिए और ऑडियो ऑप के लिए कुछ भी बोल देता है।
गरीबों की बस्ती चुन के लोकेशन शूट आउट करवाइए, सूखे खेत में धान बोइए, कभी मोटरसाइकिल चलाइए। अरे राजनीति को ड्रामा बना के रख दिया। नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, कुछ पता होता है नहीं, हवा में बात करते रहते हैं। अपनी सरकार के आंकड़े को खुद जारी नहीं कर पाया, उम्मीद करते हैं कि गलत फर्जी आंकड़े हम जारी कर दें। ठीक है, वाह। अरे अजय जी? आप भी हमें कह रहे हैं दीपक जी कि हम लोग क्यों नहीं जारी कर देते हैं? नहीं, उन्होंने सवाल उठाया तो मेरा पूछना लाजमी है। अजय आलोक जी, 90 सेकंड दोनों को, सभी को मिलेंगे। तो रोहन गुप्ता जी, आपका भी बजट शुरू होगा, समय सीमा का प्लीज ध्यान रखिएगा। और मेरा बड़ा सीधा सवाल है, अरे भाई 2011 में कास्ट सेंसस आपने ही कराया था, आप ही की सरकार ने आंकड़े जारी नहीं किए। अब क्या ओबीसी ऐसा क्या हो गया कि राहुल जी बाकायदा ये बात कर रहे हैं और किस आधार पर कर रहे हैं? दीपक जी, पहले जो भाजपा प्रवक्ता ने बात की कि नॉन सीरियस, और वो अगर राहुल गांधी जी नॉन सीरियस होते तो क्यों आपके जो बेरोजगार प्रवक्ता है, हर बार जब राहुल गांधी जी बोलते हैं डिफेंस करने आ जाना पड़ता है? जब भी उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण दिया है, सारे आपके बेरोजगार प्रवक्ता लग जाते हैं उनको काउंटर करने के लिए। मत कीजिए ना, फर्क नहीं पड़ता है तो मत कीजिए। और कॉन्ट्रास्ट देखिए दीपक जी, आपने जो अपना पैकेज दिखाया, जब आपने मोदी जी का भाषण दिखाया तब वो बात क्या कर रहे थे, जब राहुल जी ने बात की तब वो क्या बात कर रहे थे। हम तो मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। अगर आप राजस्थान में गए हैं तो आप बताइए राजस्थान की जनता के लिए आप क्या लेके आए हैं? आपके पास कुछ है नहीं। 9 साल से जनता ने आपके जुमलों पे, आपके भाषणों पे भरोसा किया, जनता को अंडा मिला, कुछ नहीं मिला। और उसके सामने आपको कर्नाटक की सरकार दिख रही है, आपको हिमाचल की कांग्रेस की सरकार दिख रही है, टाइम बाउंड मैनर में जनता को दिए गए वादे पूरे किए। तो जनता को मोदी जी के जुमलों के और मोदी जी को भाषण में, भाइयों और बहनों में अब इंटरेस्ट नहीं है। जनता को अब यह फर्क पड़ता है कि जो भी पार्टी शासन में आएगी वो हमारी बेहतरी के लिए क्या करेगी। हमको दिए गए वादे जिसके ऊपर हम जनता उनके ऊपर वोट करती है, क्या वो वादे पूरे करने की उनकी क्षमता है, या सिर्फ विपक्ष को कोसने से ही अपनी राजनीति चलाते हैं? मोदी जी 9 साल से प्रधानमंत्री है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि उनके पूरे भाषण में उनकी उपलब्धियां गिनाने के लिए 5 सेकंड का भी समय नहीं था। एक बार भी नहीं बोल पाए क्या किया। और बात कर रहे हैं कौन से मुंह से महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं? एक झुंझुना पकड़ा दिया आपने, 2 कंडीशन सेट कर दी। पहले कास्ट सेंसस की बात तो आपने की है कि वो करने के बाद हम महिला आरक्षण लेके आएंगे। हम तो यही कहते हैं, कंडीशन आपने बनाई कास्ट सेंसस की, हमने नहीं बनाई। आप वो करके उसके बाद कहा कि हम लोग उसके बाद आप इंप्लीमेंट करेंगे। दूसरा भी झुंझुना 90 सेकंड सबके। अरे आपकी जब नियत में खोट है रोहन जी, 90 सेकंड सबके, इसलिए मैं बराबर टाइम रखूंगा। थोड़ा डिबेट पेस अच्छा हो जाएगा। नियत में अगर आपकी, ठीक है, अगली बारी में अपनी बात कंप्लीट करिएगा। अजय आलोक जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, बताइए ना। राहुल गांधी जी तो मुद्दों की राजनीति करते हैं, रोहन जी कह रहे हैं कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। अजय आलोक जी, बहुत मुद्दों की राजनीति करते हैं। और ये जो कहते हैं कि राहुल गांधी को इग्नोर क्यों नहीं करते हैं, क्यों जवाब देते हैं, क्योंकि नेता बना के विपक्ष का आप ही ने उन्हें रखा हुआ है, युवराज आप ही ने बनाया गया। तो हम जवाब किसको दें? अब हम पाकिस्तान से को तो जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की संसद में नहीं लाएंगे ना। कांग्रेस पार्टी जिसे नेता बनाएगी उसी को जवाब मिलेगा। हमारी तो बदकिस्मती है कि ऐसे व्यक्ति को जवाब देना पड़ता है। खैर, मुद्दों की बात करते हैं। दीपक जी, गरीबी हटाओ का नारा आपने कब सुना था? आप स्कूल में रहे होंगे सर जी। 1971-72 का नारा, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। मैं भी पैदा नहीं हुआ था। 1972 दिसंबर का बर्थडे मेरा। आप भी पैदा नहीं हुए थे, मैं 73 में पैदा हुआ हूं। तो बताइए, 71 से नारा लग रहा था गरीबी हटाओ कांग्रेस का, हट गई गरीबी? मुद्दा यह होता है कि पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ गरीबी हटा दी हमने। हमारा 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, क्या नारा था? 3, राम मंदिर का निर्माण, यूनिफॉर्म सिविल कोड, दोनों किया कि नहीं? धारा 370 हटाना, धारा 370 हटाई कि नहीं हटाई? राम मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ सकारात्मक पहल हुए कि नहीं हुए? ये कहते हैं मुद्दों की बात नहीं। हमारे काम की लिस्ट सुनते सुनते ना तो सुबह से रात हो जाएगी, तब भी काम की लिस्ट खत्म नहीं होगी जो 9 वर्षों में हमने कर दिया। क्योंकि हम जाने जाते हैं अपने स्केल और गति के लिए। काम बहुत प्रधानमंत्रियों ने किया होगा, मैंने नहीं मना नहीं किया है, इस देश की प्रगति में सबका योगदान है। लेकिन इस 9 वर्षों में जिस स्केल और जिस गति से प्रगति हुई है ना, उसको देख के पूरा विश्व अचंभित है कि भारत कहां से कहां पहुंच गया। डिजिटल पेमेंट जब हम लेके आए थे तो पार्लियामेंट में इनके वित्त मंत्री चिदम्बरम खड़े होकर बोले थे, कैसे करेंगे यूपीआई भीम पे, गांव की जनता कैसे समझेगी? ठीक है, रोहन गुप्ता तो गांव जाते नहीं है, शहर में ही बैठ के काम चला लेते हैं, गुजरात और बाकी जगह। थोड़ा गांव जाइए रोहन जी, देखिए किराना की दुकान पे भीम ऐप से कैसे पे किया जाता है, गूगल पे कैसे चलता है। और विश्व की नंबर 1 प्रणाली हमारी है, 98% डिजिटल अर्थव्यवस्था हम कर चुके हैं। ठीक है, पूरा यही विश्व पर रुकना होगा हमसे ये आज मांग रहा है, ये हमारी उपलब्धि है। नहीं, आजादपुर मंडी के सब्जी विक्रेता से मिले राहुल जी, उनको भी जानकारी है डिजिटल पेमेंट कैसे होता है। रोहन जी आपको है ना?
जी देखिए, अजय आलोक जी ने अपनी उपलब्धियां गिनाई और बेचारे शायद क्योंकि पार्टी में उसके बाद जुने, क्योंकि वो तो शॉपिंग करते रहते हैं और कई बार इस बार खुद शॉपिंग का शिकार हो गए। वो शॉपिंग करने गए थे पर भाजपा ने शॉपिंग कर लिया। तो अब वो भूल चुके हैं कि जो मोदी जी ने वादे क्या किए थे। जब 2014 में मोदी जी सत्ता में आने वाले थे, क्या क्या वादे किए उन्होंने? 15 लाख का वादा किया, किसानों की आय दुगना करने का वादा किया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा किया, हर भारतीय को घर देने का वादा किया, हर घर में नल देने का वादा किया, हर नल में जल का वादा किया। तो ये वादे कहां चले गए? ये जुमले क्यों बन गए? 15 लाख का वादा किया, तो ये तो सारे जुमले 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया। तो मुद्दा आपका यही है ना। आप देखिए, मैं बीच में नहीं बोला था, प्लीज इतना बौखलाइए मत। आप तो शॉपिंग करते हैं गांव में जा जाके, तो आपको मालूम होगा किसान की आय दुगना हुई कि नहीं हुई। आपको तो मालूम होगा शॉपिंग करते 2 करोड़ जॉब मिले कि नहीं मिले। बताइए जज को, बताइए डंके की चोट पे बताइए कितने वादे पूरे किए। तो ये बातें से काम नहीं होता है। जी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, पर ओवर अति आत्मविश्वास जो है ना, वो जनता को दिख जाता है कि आपकी बातों में है जो खोखलापन है वो दिख रहा है। हम तो मुद्दों की बात करेंगे। जो भी हमने वादे किए हमने टाइम बाउंड तरीके से पूरे किए, जो आप नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए आपको विपक्ष को कोसना पड़ता है। आज दीपक जी इन्होंने कांग्रेस पे अटैक करके किया जंग। अरे जंग तो बिल्कुल है, पर ये जंग जनता की आपके अहंकार के खिलाफ है और हम जनता के साथ खड़े हैं। हम कुछ नहीं बोल रहे दीपक जी, हम कुछ बातें नहीं, हम बोलते हैं कि जनता के सामने जाते हैं, ये आपके मुद्दे हैं, ये हमारा सोल्यूशन है, हम इतने समय में पूरा करेंगे। ना हम बीजेपी को कोसते हैं, जनता तय करेगी। आपको बताइए, प्रधानमंत्री जी को क्या कांग्रेस को कोसने के लिए जनता ने वोट दिया? क्या कांग्रेस को कोसने के लिए 9 साल से प्रधानमंत्री बनाए? जनता तय करेगी ना। आप ये मत बताइए कि हम बुरे हैं, कांग्रेस हमसे ज्यादा बुरी है। या तो मान लीजिए कि आप अपने वादे नहीं पूरे पर गए। ये नहीं चल सकती ये प्रकार की राजनीति। और दीपक जी, यही फर्क जो कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में कर रही है, हम सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की समय सीमा का ध्यान रखें। रोहन जी, आलोक जी, दोनों से रिक्वेस्ट, कितना भी भाजपा भटकाए, समय सीमा का ध्यान रखें प्लीज। अजय आलोक जी, मैं यहां से आता हूं, मैं आऊंगा। प्रधानमंत्री ने सनातन पर एक बड़ी बात कही है, लेकिन मैं उससे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं, कास्ट सेंसस पे आपको घुमाया जा रहा है, फिर पूछा जा रहा है आपके काम क्या है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आप बताइए, सबको आवास देने का वादा किया था, 15 लाख देने का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था, किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, इन सब वादों का क्या हुआ अजय आलोक जी? दीपक जी, मुझे लगता है कि रोहन गुप्ता जी को राहुल गांधी की थोड़ी आदत लग गई है। ये भी कुछ रिसर्च या पढ़ाई लिखाई आजकल नहीं करके आते हैं। निर्मला सीतारमण का भाषण है लोकसभा में, उठा के देख लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय भारत की अब बढ़ के 1,78,000 रुपये हो गई है, जो दुगने से ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता है किसान किसी अन्य धरती पर रहते हैं, या चांद पे रहते हैं, या सूरज पे रहते हैं, इसी देश में रहते हैं। और जब प्रति व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसमें किसान भी शामिल होता है, नहीं रोहन जी? 15 लाख रुपए का ये कभी नहीं मोदी जी ने कहा था कि हर व्यक्ति के अकाउंट में आ जाए। उन्होंने कहा था इतना काला धन है, इतना काला धन है कांग्रेसियों के पास कि अगर सीज कर दिया जाए तो इस देश के प्रति व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख आ जाएगा। एक मिनट, अब बीच में आप अब बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, है ना? तो ये हो गई बात काला धन की, ये बात होगी किसानों की नौकरी की। अब आइए आप रोजगार का। आप ईपीएफओ के आंकड़े निकालिए, मेरे आंकड़े मत निकालिए। ईपीएफओ, जिसको आप बकायदा पेंशन पेपर अकाउंट कहते हैं, पीपीएफओ का अकाउंट, 1 से 1.5 करोड़ रोजगार उसमें हर साल हो रहा है। तो ये रोजगार है कि कहां से आए? ये आंकड़े हमने फर्जी डाल दिए। और उसके बाद स्वरोजगार योजना के माध्यम से अभी तक 22 लाख करोड़ रुपए लोग ले चुके हैं। जनधन अकाउंट 48,000 करोड़ जनधन अकाउंट खुल चुका है। 48 करोड़ जनधन अकाउंट खुला है, जिसके माध्यम से ये सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। आप किसान की बात करते हैं, किसान बजट हमने 3 गुना बढ़ाया है। कृषि बजट कहां है आप? या तो काम देखिए, मैंने बोला ना कि हम जाते हैं अपने काम की गति और काम के स्केल के लिए। अनर्गल बयानबाजी या फोटो ऑप करवाना हमारा काम नहीं है रोहन जी। ठीक है, आप कई राहुल गांधी की जो टीम है, वो उनको कभी मटन बनवाना सिखवाइए, कभी बाइक चलाना, कभी मोटर मैकेनिक बनाना, कभी ट्रक चलाना। अगर इन्हीं सब चीज से देश चलाना है तो राहुल गांधी चलाए इसी तरह से देश। कांग्रेस पार्टी का तो भट्टा बैठा इस बीच राजस्थान खुद ही हरवा दिया। ऐसा कोई नेता देखा है आपने? ऐसा कोई नेता देखा है? राजस्थान खुद ही हरवा दिया कि राजस्थान में मुश्किल है लेकिन हम जीत जाएंगे। अशोक गहलोत को बेचारे को कुछ बोलते हुए नहीं बन रहा है। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल खुद ही तोड़ देते हैं। क्या हमें क्या करना है? ठीक है, हमारे लिए तो स्टार कैंपेनर है राहुल गांधी। ठीक है, जवाब देने की बारी रोहन गुप्ता जी की थी। रोहन गुप्ता जी, मेरा सीधा सवाल सनातन के ऊपर, उदयनिधि स्टालिन से लेकर आरजेडी के जो बयान है, आपको नहीं लगता, आप तो खुद गुजरात से आते हैं, जिसे कहा जाता है कि हिंदुत्व की लेबोरेटरी है गुजरात, और आप इन बातों को बहुत बेहतर समझते हैं। अगर सनातन को खत्म करने की बात होगी तो क्या लोग आपके साथ जुड़ पाएंगे? आपके गठबंधन के साथ जुड़ पाएंगे? इंडिया के साथ जुड़ पाएंगे?
देखिए, पहली बात तो सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता। और दूसरी बात, वो जो उदयनिधि प्रधानमंत्री स्टालिन ने का है। गला काटने की बात की, देखिए प्रधानमंत्री जी को भी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने गला काटने की बात कही, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा रिसर्च करके आना चाहिए, जिससे टाइमर प्रधानमंत्री के पद के लेवल पे किरकिरी ना हो। उनको मैं याद दिला दूं कि एनआईए कोर्ट, क्योंकि पूरा केस एनआईए ने ले लिया था, एनआईए कोर्ट ने जो लोग जिम्मेदार थे उसको जामीन दे दिया और कुछ बोल नहीं पाए, वो लोग नहीं रोक पाए। तो प्रधानमंत्री जी देश को जवाब दे कि यहां पे क्यों गुमराह कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि राजस्थान की बात, आप राजस्थान की जनता का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने 93% वादे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं दीपक जी, ऐसी कोई भी सरकार नहीं होगी, 93% वादे उन्होंने टाइम बाउंड मैनर में पूरे किए। आप बताइए, जहां राजस्थान की जनता को जाके पास देखिए कि महंगाई राहत कैंप कौन से राज्य में हुआ है, महंगाई के सामने 500 रुपए में गैस का सिलेंडर कौन सा राज्य दे रहा है। अरे मोदी जी, बड़े बड़े भाषण मत कीजिए, जनता की जेब खाली हो चुकी है, दिवाली का समय है, लोगों को नहीं मालूम है कि अगर सैलरी आएगी तब तक अपना घर कैसे चलाए, कैसे अपने बच्चों की फीस भरे, कैसे अपने खर्चे निकाले, कैसे अपने घर की किस्त भरे, आप नहीं समझ पाएंगे। आपने तो पेट्रोल और डीजल का भाव भी कम नहीं किया, आपने तो बैंक के इंटरेस्ट रेट कम नहीं किए। मैं आपको दीपक जी, आपको रियलिटी बता रहा हूं, मेरी काफी लोगों से बात हो रही है पिछले दिनों में, जिस हिसाब से बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं होम लोन के ऊपर, हर आदमी के लिए मुश्किल हो गया है अपनी सैलरी में से पैसे निकाल के करना। ये मुद्दों पे बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों आप टाउन बाउंड मैनर में जो आपकी सरकार को करना चाहिए नहीं कर पा रहे? आपकी सरकार में आज भी महंगाई दर 7.44% है, जो आरबीआई के 6% से ऊपर है। आप इन मुद्दों पे बात कीजिए ना। अगर आप सरकार में है तो कब तक विपक्ष को कोसने का काम करेंगे? आप मुद्दों पे बात कीजिए और जनता को बताइए कि आप क्या करने वाले हैं या आपने क्या किया है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, एज अ कांग्रेसी होने के नाते हर मुद्दे का मुंह तोड़ जवाब देंगे कि हमने ये वादे पूरे किए। ठीक है रोहन जी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूं। आपने इतने कॉन्फिडेंट है आप राजस्थान के लिए, तो राहुल जी ये क्यों कह रहे हैं सार्वजनिक तौर पर एक इंटरव्यू में कि राजस्थान में कुछ मुश्किल है लेकिन फिर भी जीत जाएंगे? देखिए, बिल्कुल, देखिए राहुल जी एक बहुत ज्यादा ही सरल एक राजनीतिक है, उनमें एक आडंबर नहीं है। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में हमेशा ये होता है कि हर बार परिवर्तन होता है। यही उन्होंने कहा कि इस बार हमने जिस प्रकार से अपनी सरकार ने काम किया है, राजस्थान का एक रिवाज और राजस्थान वो रिवाज को बदलने वाला है। और हम इसीलिए जो वादे लेके गए हैं, जो राहुल जी ने स्पेसिफिक बात की, किसानों के कर्ज माफ की बात हो, बिजली बिल हाफ करने की बात हो, धान को जो है 2,500 रुपए क्विंटल देने की बात हो, मुझे बताइए मोदी जी के भाषण में एक भी ऐसी चीज राजस्थान की जनता के लिए वो लेके गए? अगर प्रधानमंत्री वहां पे कैंपेन बन के कैंपेन करेंगे, फिर कैंपेन फेस बनकर, तो हमारे तो अच्छा है। कर्नाटक में हमको जनता ने विजय दिलाई, क्योंकि अगर राजस्थान का चुनाव है तो राजस्थान की जनता देखना चाहती है कि भाजपा के वहां के नेता कौन है। जो उनका एकमात्र नेता है वसुंधरा राजे सिंधिया, वो उनको ईगो इश्यू करा कि ये लोग साइड में बिठा के बैठे, और आप राजस्थान जीत की बात कर रहे हैं। आपके पास एक भी इतना कदावर नेता नहीं है गहलोत जी लेवल का या कांग्रेस की जो लेता है कि आपके जनता के सामने रहकर उनकी विश्वसनीयता हो। आपको क्या लगता है कि मोदी जी के नाम पे आपको राजस्थान में वोट मिल जाएंगे? समय आपको दिखाएगा, जनता जान चुकी है। अगर आप राजस्थान में हैं तो आप लोकल लीडर को आगे लाइए। हर बार मोदी जी नहीं हो सकता है। जनता जब राज्य के चुनाव करती है तब आपको उनको मुख्यमंत्री का चेहरा देना पड़ता है, तब लोकल लीडर के नाम पे करना चाहिए, तब मैं नहीं हो सकता है। आप मुझे चैलेंज के साथ कहता हूं दीपक जी, आज के भाषण में मोदी जी ने जनता को नया वादा क्या किया, ये भाजपा प्रवक्ता को पूछे, मैं हर सवाल के जवाब को देने को तैयार। ठीक है, नया वादा क्या किया अजय आलोक जी बताइए। सीधा सवाल है मेरा, जो रोहन जी ने पूछा है वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। नया वादा क्या किया? उन्होंने बताया कि राजस्थान में कितनी अपार संभावनाएं हैं और क्यों नहीं लोग आ रहे हैं। जब गले काटे जाएंगे ना और प्रशासन गले काटने वालों का मदद करेगा, रोहन जी मैं बता रहा हूं, पिछले 1 महीना का रिकॉर्ड उठा के अपना देखिए, अपनी राजस्थान पुलिस का, करौली, अलवर, जवाब भी दे देना, भिलवाड़ा, हनुमानगढ़, जोधपुर, 1 मिनट में नाम बता के बोल रहा हूं और डंके की चोट पे बोल रहा हूं। अपने राजस्थान पुलिस का रिकॉर्ड निकाल के देखिए, जहां सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, करौली, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, और वहां प्रशासन का क्या रवैया था? तो कौन पैसे लगाने जाएगा वहां पर जहां सांप्रदायिकता होती रहेगी और खुलेआम सरकारों से समर्थन करेगी? कौन पैसे लगाएगा? राजस्थान में करप्शन है, वो लाल डायरी आपके खुद मंत्री चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि उस लाल डायरी में लिखा हुआ है कैसे गहलोत जी ने कितने से कितना पैसा दिया राजस्थान में एमएलए को रोकने के लिए। आज लाल डायरी का जिक्र करते हैं तो आप लोग को चुगड़ी उड़ने लगती है, लाल डायरी लाल डायरी लाल डायरी। अरे आपके करप्शन है साहब, आपके कर्म है जो बोल रहे हैं। ये आप हटेंगे, जब माहौल बदलेगा तब तो निवेश आएगा। वर्ल्ड का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सत्यानाश करके बैठा दिया राजस्थान को आपने।
क्राइम इतना बढ़ा हुआ है, रेप कैपिटल बना दिया पूरे राजस्थान को। महिला के अगेंस्ट रेप जितनी राजस्थान में होती है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है। क्या ये शर्म की बात नहीं है? आप कहते हैं वादा पूरा किया। 5 साल पहले राहुल गांधी वादा पूरा कर देख कर आए थे, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, कर दिया सारा कर्ज माफ। क्यों गाली खा रहे हैं आज गहलोत जी? क्यों घूम घूम के अलग से सचिन पायलट को कैंपेन करना पड़ रहा है? आप नेता की बात करते हैं, आपके नेता कहां है? आपने तो इतने बैटरीज प्रोड्यूस कर दी है कि वो आपस में उनकी ऊर्जा टकरा रही है और भुगत रही है राजस्थान की जनता। अरे हमने जब दिया था सरकार राजस्थान में, राजस्थान कहां से कहा गया था? वही प्रधानमंत्री जी आज कह रहे थे कि एक बार माहौल बदलो तो राजस्थान बदलेगा। ठीक है, मैंने अजय जी मैंने एक सप्लीमेंट्री सवाल रोहन जी से पूछा था, एक सप्लीमेंट्री सवाल आपसे और पूछता हूँ, और 90 सेकंड आप और लीजिए ताकि टाइम बराबर हो सके। रोहन जी मैंने आपको एक सवाल पूछा था इसलिए मैंने अतिरिक्त 90 सेकंड दिया था, अब अतिरिक्त 90 सेकंड अजय आलोक जी के पास। अजय आलोक जी, लेकिन हो क्या रहा है ये तो आपने बता दिया कि भाई राजस्थान की परिस्थितियां कैसी है, लेकिन आप भी तो वहां आंतरिक कलह में इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं कि आप वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं फिर भी प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे। मध्य प्रदेश में शिवराज जी हैं या शिवराज जी आएंगे तो रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ ही नहीं पड़ रहा है इन राज्यों में। और छत्तीसगढ़ तो पता नहीं आजकल बीजेपी का कोई नेता वहां से दिखाई ही नहीं पड़ता। देखिए, आप तो दीपक जी भारतीय जनता पार्टी को 2014 के पहले से लगातार कवर करते आ रहे हैं। हमारी एक नीति है, घोषित नीति है, हम नेता हमेशा चुनते हैं चुनाव के बाद। मुख्यमंत्री कौन हो ये जरूरी नहीं है। पार्टी में एक सर्वमान्य नेता है नरेंद्र मोदी। 2003 में आपने उमा भारती को भी मुख्यमंत्री फेस बनाया था, आपने वसुंधरा को भी बनाया था। बिल्कुल बनाया था। इसकी एक मिनट, मैं अभी कहां कह रहा हूं कि हम इसे मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे या इसे मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं तो स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूं ना। तो इसलिए हमारे यहां संगठन में लड़ाई नहीं है, क्योंकि हमारे यहां लोग जानते हैं कि जो संगठन से बाहर जाएगा उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक ताकत है, इसके कार्यकर्ता जुड़े रहते हैं। जो इससे बाहर जाके कोई बड़ा नेता नहीं बन सकता है। हम कोई कांग्रेस पार्टी के वर्कर जैसे नहीं है कि शरद पवार निकल गए अपनी पार्टी बना ली मुख्यमंत्री बन गए, ममता बनर्जी निकल गई अपनी पार्टी बना ली मुख्यमंत्री बन गए। इनके यहां ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका संगठन है ही नहीं, विचारधारा पे आधारित संगठन है ही नहीं, सत्ता के लोभ पे आधारित संगठन है। जाति की राजनीति करते हैं तो जो जाति का मजबूत नेता होता है निकल जाता है कांग्रेस पार्टी से और अपनी पार्टी खड़ा कर लेता है। दर्जनों एग्जाम्पल है कांग्रेस में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एग्जाम्पल आप बता दीजिए मुझे जो बीजेपी से बाहर निकला हो, अपना संगठन बना के खुद मुख्यमंत्री अपना सरकार बना सका हो। नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जनता से जुड़े हुए हैं, विचारधारा से, कैडर बेस्ड पार्टी हैं। सत्ता के लालच में हम यहां पे नहीं आए, अपने मुद्दों को हमने कभी छोड़ा नहीं है। हम अपने मुद्दों पे स्टैंड करते हैं। हम वो नहीं है कि 1990 में मंडल कमीशन का विरोध करते थे और आज ओबीसी की बात कर रहे हैं। ये होता है दोगला चेहरा। बाप मंडल कमीशन का विरोध करता है लोकसभा में और बेटा आज ओबीसी की बात करता है। ऐसी पार्टी हम नहीं है दीपक जी। हम जिस विचारधारा पे शुरू किए थे उसी विचारधारा पे हमारा अंत भी होगा, लेकिन विचारधारा छूटेगी नहीं। ठीक है, पहला सवाल अजय आलोक जी से था, उसके बाद रोहन गुप्ता जी से था, इसलिए मैं सीधे जाऊंगा डॉक्टर सुनील सिंह जी के पास और फिर धीरेन्द्र कुमार जी के पास। डॉक्टर सुनील जी, क्या ये मन अभी नीतीश कुमार जी का मचल रहा है? नहीं, मुझे आपने कम समय दिया सर। मैंने आपको 180 सेकंड दिया, 90 2 बार, और अजय आलोक जी से इसीलिए काउंटर सवाल लिया। इंटर पार्टी के अंदर जो कंफ्यूजन है मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर। डॉक्टर साहब, ये नीतीश कुमार जी का अकाउंट स्टिल से कैलकुलेट कर रहे हो ना आप? नहीं, मैं बिल्कुल मेरा कैलकुलेशन ठीक रहता है रोहन जी। ओके, पढ़ा लिखा भरोसा है आप पे, भरोसा है। भरोसा ठीक है, अच्छी बात है, भरोसा होना चाहिए। देश पे ही भरोसा रखिए आप, हम पर रखिए, सब पर रखिए, देश को डाल देंगे। क्या बोल रहे हैं अजय जी? हाँ दीपक जी, प्रश्न करें। मैंने 14 के बाद 15वां नाम आपका डाल देंगे। चलिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आगे डॉक्टर सुनील सिंह जी के पास चलता हूँ। सुनील सिंह दीपक जी बैलेंस करके चलते हैं, इसीलिए दीपक जी प्रश्न करें। सुनील जी, मेरा सीधा सवाल, नीतीश जी का मन अभी मचल रहा है क्या कि चले एक बार फिर एनडीए घूम आते हैं? वो तो आते जाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर आ जाएंगे। आज जवाब नहीं दिया उनसे, जब पूछा कि आप एनडीए में जाएंगे तो खामोश रहे वो। अरे मना कर देते। देखिए, पहले तो दीपक जी आप प्रधानमंत्री जी के भाषण पर बोल रहे थे, तो मैं इस पर कहना चाहूँगा कि माननीय नीतीश कुमार जी के जो विपक्षी एकता के धुरी बने, जो नायक बने, जिसका फलाफल हुआ कि बिहार में सत्ता उनसे गई, कर्नाटका में गई, उपचुनाव में हारे और 2024 में संभावित हारने की पूरी संभावना है, तो नीतीश कुमार जी के ही अगुवाई में इंडिया गठबंधन बना, विपक्षी नेता की मीटिंग हुई। तो इससे पूरी तरह भाजपा नेतृत्व घबरा गया है। एक तो सत्ता जाने की छटपटाहट और दूसरा सत्ता जाने की आशंका।
इस यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बोलने का तारतम्य गड़बड़ हो गया। कुछ से कुछ बोल रहे हैं क्योंकि उनके मन पर 2024 में जाने का जो हावी है, इंडिया गठबंधन का फोबिया हो रहा है। उनको पूरी तरह उस पर सपने में आ रहा है कि सत्ता जाएगी। इसी कारण से उनके पास बचे खुचे वही एक हिंदू मुस्लिम करेंगे, पाकिस्तान करेंगे। अब देखिए गला काटने की घटना हुई, उस पर एनआईए अपना कर रहा है, उसको लेके जनता में भय व्याप्त करना। अब भय व्याप्त करके जहर की खेती कर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास, ये कौन से व्यक्ति का लक्षण है? तो उनका देखिए, उनको इसी बात से द्योतक है कि उनकी सत्ता जा रही है। अब माननीय नीतीश कुमार जी की बात है, वो किसी पद के लालसा में नहीं है, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, संयोजक पद के उम्मीदवार दावेदार नहीं है। उनका बस है कि विपक्षी एकता करें और जन आकांक्षा जो है कि भाजपा मुक्त भारत हो, उसका जो सत्य उसको सत्य करें, यही उनका है। इसमें कहीं ये जाने वो जाने जो संज्ञा का प्रयोग होता है, हमें लगता है कि नहीं। उनसे पूछा गया तो उन्हें कहा कि ऐसे अफवाहों में कोई दम नहीं है, ठीक है, वो अपना काम ये कहा धीरेन्द्र कुमार जी उन्होंने। जब भी कभी प्लीज समय सीमा का ध्यान रखिए। धीरेन्द्र कुमार जी ये कहा कि ऐसे ये सब बातें गलत है, अफवाह। मैंने तो ये जानकारी मिली रिपोर्टर से कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनसे पूछा कि आप एनडीए में जाएंगे, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने कहा और गए दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती समारोह में। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। अंतरात्मा तो जागते रहती है। वो इस बार कांग्रेस पार्टी को बताने के लिए गए हैं कि अगर तुम लोगों ने, इंडिया वालों ने अगर गाली बके हो सनातनी को, तो सनातन के सबसे बड़े पैरोकार और पुजारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर उनके वहां पे फूल चढ़ाकर उन्होंने संदेश दिया है कि इस तरह की बातों को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। उनकी एक अपनी राजनीति की रही है, वो हिसाब से चल रहे हैं और जो संदेश पहुंचना चाहिए वो पहुंच रहा है। कांग्रेस के लोग अकेले में इस गाड़ी को खींच रहे हैं, लेके चले जा रहे हैं। राहुल गांधी को पता नहीं क्या क्या बनाते जा रहे हैं। सही बोला था अजय आलोक जी ने कि वो फोटो ऑफ करते हैं। आपने एक फिल्म भी देखी होगी, राजा बाबू आई थी गोविंदा की, पता नहीं 5, 7, 10 चीज बन गए थे और बने कुछ नहीं थे। या ये गाना आया था उसका पत्थर के फूल का कि कभी तू हीरो लगता है, कभी तू जोकर लगता है, क्या क्या ये बनते रहते हैं। अब ये किस तरह की बात करते जाते हैं। देश के लोग, कांग्रेस के लोग क्या क्या अभी तक ये किया है देश के लिए, देश के सभी लोग जान रहे हैं। उस पर तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे अनंत हरि कथा अनंता है, उसी तरह से इन लोगों के कारनामे और भ्रष्टाचार के किस्से हर के जुबान पे हैं। कोई कितना भी ये लोग बोल ले। अभी बोल रहे थे राहुल गांधी जी का, आपने दिखाया था कि रिमोट मेरे हाथ में रहता है। अरे इनका रिमोट तो विदेश में रहता है। सच पूछिए तो ये इंडिया के ट्रूडो हैं। इनके भी मंच पे खालिस्तान वाले जो लोग हैं ना, वो बोलते हैं और ये मुस्कुराते हैं। वैसे उनको वोट चाहिए और इनको पता नहीं फंड चाहिए, क्या चाहिए। लेकिन ट्रूडो और इनमें समानता है। और ये कांग्रेस के लोगों को खुश होना चाहिए कि हमने कहीं के प्रधानमंत्री से इनकी तुलना तो कम से कम कर दी। भारत के प्रधानमंत्री तो अतुलनीय है, लेकिन कम से कम इनका जो कार्यशैली है वो ट्रूडो से मिलता जुलता हुआ है। ठीक है, अब जी बस धीरेन्द्र जी यही रुकना पड़ेगा, वक्त आपका खत्म हो गया है। लेकिन डॉक्टर सुनील सिंह जी, मेरा एक सीधा सवाल है। आज एक बड़ी रैली थी जो चौटाला परिवार ने बुलाई थी देवीलाल जी की याद में, जहां तक मुझे याद आता है, कैथल में। वहां पर जाना था नीतीश कुमार को, वहां पे भी नहीं गए। वो गए तो दीनदयाल उपाध्याय जी के कार्यक्रम में। और फिर वहां की मीटिंग के बारे में मेरे को जो जानकारी रिपोर्टर ने दी है, ये कह दिया कि भाई मेरी तो कैबिनेट की मीटिंग है। और कैबिनेट की मीटिंग आज कभी नहीं होती है, सोमवार को कभी नहीं होती, जनरली मंगलवार को होती है। तो ये चल क्या रहा है सर नीतीश कुमार जी के दिमाग में? मतलब बहुत एक मुझे बड़ी पहेली लगती है नीतीश कुमार जी। दीपक जी, कैबिनेट की मीटिंग कब रखना है ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। और चूंकि उनका यहाँ पर एंगेजमेंट था, वो वहाँ नहीं गए। लेकिन विपक्षी एकता का उनका मुहिम जारी रहेगा, ऐसा उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा। और कहीं इधर उधर जाने की बात पे उन्होंने कहा कि ऐसी बातों में कोई दम नहीं है। देखिए, और रह गई बात कि नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक अगर महापुरुष के अगर उसको पुष्प अर्पित करते हैं तो उसमें क्या बुराई है। तो ऐसी चीज़ों से जो इशारात्मक राजनीति करना, तो इशारात्मक राजनीति और छद्म राजनीति माननीय नीतीश कुमार जी का फितरत नहीं है। आप इसमें कुछ अन्यथा मीनिंग न ढूंढें। वो एक विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर बढ़े हैं।
विपक्षी, क्योंकि जनता चाहती है भाजपा मुक्त भारत हो, तो उस दिशा में है। उसमें इधर उधर मायने लगाने हमें लगता है कि आपके ऐसे प्रबुद्ध पत्रकार के लिए उचित नहीं है। मेरे सर अटकलें लगाऊंगा तभी तो मेरी दुकान चलेगी। अगर मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा कि नीतीश जी दीनदयाल के उसमें क्यों चले गए, तो मेरी डिबेट कौन देखेगा मालिक? ये तो मुझे बताइए, आरजेडी को क्यों साथ लेके गए दीनदयाल के कार्यक्रम में? डराने गए थे? गिरिराज जी कह रहे हैं डराने गए थे वो। किनसे प्रश्न किनसे है? आपसे डॉक्टर साहब। दीपक जी, आप किनसे काम का प्रश्न सवाल ही किया भूल आपने? जाते हैं। हाँ, देखिए मैंने तो कहा आपको ना कि माननीय नीतीश कुमार जी छद्म राजनीति, इशारात्मक राजनीति, बैलेंसिंग, डराना, ये सब चीज़ों से ऊपर उठे हैं। देखिए जब उन्होंने कह दिया कि किसी पद की लालसा नहीं है, तो एक महान व्यक्तित्व की तरह, क्योंकि जिससे कि हिंदुस्तान की राजनीति और बिहार की राजनीति में अच्छी पकड़ और पहचान है, वो बस चाहते हैं कि प्रदेश और देश का कल्याण हो और जनता जो चाहती है वो करे। विपक्षी एकता के सूत्रधार और मालाकार बने हैं। इसमें अगर वो एक महापुरुष के जयंती पर अगर वो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तो क्या यह असामान्य बात क्या है? ठीक है, मैं यही सवाल रोहन गुप्ता जी से पूछूंगा, तो वो कैसे देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय? अगर सावरकर के यहाँ चले जाएं तो फिर रोहन गुप्ता जी नाराज हो जाएंगे, लेकिन धीरेन्द्र कुमार जी मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी इतने बढ़िया हैं तो आरजेडी तो चाह रही है ना कि मुख्यमंत्री पद छोड़ें, तेजस्वी को जगह दें और देश के विकास में नीतीश कुमार जी लग जाएं। ये तो आरजेडी और लालू यादव जी पहले दिन से चाह रहे हैं कि भाई नीतीश के लिए रास्ता साफ कर, वो तेजस्वी के लिए रास्ता साफ कर दे नीतीश कुमार जी। देखिए, नीतीश कुमार जी को एक वो किताब उन्होंने दीपक जी पढ़ी है, एकात्म मानववाद, छद्म धर्मनिरपेक्षता, ये दोनों विषय जो है भाजपा के मूल सिद्धांत में रहा और कहीं ना कहीं बहुत लंबे वर्षों तक उन्होंने साथ रहने का काम किया। तो ये पुस्तक पढ़ा है उन्होंने। तो आजकल जो शॉर्टकट कांग्रेस पार्टी चल रही है और इंडिया के बाकी लोग जो चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन वाले लोग, उन लोगों से ये आजीज हो गया। प्रधानमंत्री से कम इनको स्वीकार भी नहीं है। और ये हर बार ये लोग बोल रहे हैं कि ये विपक्षी एकता की धुरी है। अगर नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के धुरी है तो इंडिया गठबंधन वालों को धुरी में भी मिलाना वो जानते हैं। वो अगर हमारे तरफ आ गए तो कम नहीं और चले गए तो गम नहीं, और ये दोनों तरफ के लिए लागू है। नीतीश कुमार जी अपने आप को प्रासंगिक बनाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं, और उनकी अंदर आत्मा जो है वो साल में एक बार निश्चित तौर पर जगती है। अब वो करवट किधर लेगी ये तो सुनील जी बेहतर बता सकेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन पर जितनी भरोसा करनी चाहिए थी नहीं की है। इसका खामियाजा भी 200% कांग्रेस को मिलेगा और फिर से जहां से चले थे आप वहीं रह जाएंगे। नीतीश कुमार के जैसा कोई आपके पास चेहरा नहीं था। यही एक तो चेहरा था जो बेदाग था, उसको अपने टोकरे में डाल दिया है। अब इनको एहसास हो रहा है कि नहीं, हमारा पुराना वाला मित्र अच्छा था। अगर उनको कहीं अफसोस हो रहा है तो अपना जा रहे हैं वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मैं ये सवाल रोहन गुप्ता जी के पास ले जाता हूँ। रोहन गुप्ता जी, दीनदयाल उपाध्याय जी को फूल चढ़ाए, अब सब बोल रहे हैं, चर्चा ये चल रही है कि नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा फिर से ना जाग जाए, और पता नहीं इस बार जब नींद से जागे तो राइट बैठे कि लेफ्ट बैठे। राइट बैठने के चांसेस ज्यादा हैं, लेफ्ट के साथ तो जा ही चुके हैं, इंजॉय नहीं कर पा रहे वहां पे वो अपना। दीपक जी, देखिए अंतरात्मा तो ये रोहन गुप्ता जी से सवाल जाग गई है, इसीलिए उन्होंने हाँ एक सवाल और जोड़ दीजिए। जोड़ दीजिए, अजय आलोक जी का सवाल के साथ प्लांट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जोड़ दीजिए अजय आलोक जी। मैं बोल दूं प्लीज। शरद पवार भी अडानी के साथ, वो दिखाई मैंने, शरद पवार अडानी जी के साथ एक कार्यक्रम के अंदर हाँ ठीक है, अहमदाबाद में। ये हो क्या रहा है सर? ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए अभी धीरेन्द्र जी की अंतरात्मा जाग गई, उन्होंने किया इंडिया वालों ने, तो चलो आज स्वीकार कर ही लिया कि इंडिया गठबंधन को इंडिया गिनते हैं, तो उनको लो मेरा साधुवाद। अभी अजय आलोक जी और उनके प्रधानमंत्री जी ने जो कमेंट की उसका पहले मैं एक जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि ऐसे राज्य में कौन इन्वेस्ट करेगा। देखिए प्रधानमंत्री जी का एक पद होता है दीपक जी, किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री हो, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उनको समझ के बोलना चाहिए। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने लेके आया हूं कि 4 साल में राजस्थान में 5 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख करोड़ इन 4 years। और इसमें अडानी का कितना ये भी बताइए, रोजी पैनल तो दिखाइए ना, अडानी का कितना ये भी बताइए, जिसका भी हो। अरे नहीं, अडानी का तो बताइए ना सर। देखिए बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा करप्ट है। सुनिए,
सोलर अडानी का भी बताइए ना, कितना है 4 लाख मैं करोड़? सारे जवाब दे दूंगा आपको जी। बिल्कुल बताऊंगा जो सोलर में वहां पे अडानी ने इन्वेस्टमेंट किया। और राहुल जी ने कहा, जब राहुल जी को सवाल पूछा गया राजस्थान में, तब उन्होंने बहुत स्पेसिफिक आंसर दिया कि हम किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, पर जिस प्रकार से पूरे देश के सारे संसाधन एक या दो दोस्तों की जेब में डाले जाते हैं, हम उसके खिलाफ है। राजस्थान में 5 लाख करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट है। मोदी जी जेब में डालते गलत, को देश से अशोक माफी गहलोत मांगनी जेब में चाहिए डालते कि सही। ऐसे राज्य ये में क्या बात हुई प्लीज, रोहन भाई? बिल्कुल अशोक गहलोत डाल बिल्कुल नहीं, पूरे बिल्कुल पैन को नहीं, दिखाइए दोनों ना। में फर्क है। आज किसी भी राज्य क्या में फर्क है बताइए बिल्कुल ना। नहीं। देखिए, किसी भी राज्य में मैं फर्क दिखा रहा हूं आपको। किसी भी राज्य में कोई भी उद्योगपति जाए, उसके नॉर्म्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है करे, पर किसी को भी रेड कारपेट दिखा के आप उसको 2 ही मित्रों को सब कुछ दे दे, ये कांग्रेस के राज में नहीं होगा। ये 5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें 6 लाख एसएमई, मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, जो छोटे और मझले उद्योग है, 6 लाख नए एसएमई ने 72,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। 4 लाख लोगों को नए रोजगार मिले हैं। ये राजस्थान है, और आप राजस्थान की जनता का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री होने की उस पद की गरिमा तो वही होती है, लॉजिक हुआ। आपको उसके लिए माफी मांगनी वो चाहिए। जोक सुना है आप कह रहे हैं रोहन कि गुप्ता आपको जी? इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ये स्पेसिफिक रोहन गुप्ता जी, वो जोक सुना है आपने? साडा कुत्ता बोलिए। कुत्ता, थोड़ा कुत्ता टॉमी। मतलब आप जब करें तो वो ठीक है, बिल्कुल नहीं। हमको आप करें अडानी के साथ वो ठीक है लेकिन ये करे तो करप्शन है। यहाँ पे ये नहीं है। ये मतलब लॉजिक कैसे मुझे नहीं समझ आ रहा है। ये आपको लॉजिक कहावत कैसे आप दे दूं। जनता को समझा पाएंगे? यहाँ पे नहीं, आपको मैं कहावत, मैं आपको मुझे समझा मैं दीजिए, कहावत का जनता जवाब छोड़ दे दूं। दीजिए। उनको सिर्फ एक ही कुत्ता चाहिए। मैं आपको जवाब दे दूं, उनको एक ही चाहिए कि भाई 2 ही लोग करेंगे। नहीं, देश में हमेशा राहुल जी ने यह कहा है कि ये देश करोड़ों छोटे उद्योगपतियों का है। एसएमईज की मैं बात कर रहा हूं। ये देश के संसाधन पे हर उद्योगपति का, हर नागरिक का अधिकार है। बहुत आप उसको ऑब्जेक्शनेबल monopolize लैंग्वेज मत इन्होंने कीजिए। यूज यही की है। राहुल गांधी और कांग्रेस की नीति है। हम किसी भी इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं है, पर आप उसको मोनोपोलाइज करते हैं। जब आप नॉर्म्स के बाहर जाके आप किसी को प्रेफर करते हैं, उसके हम खिलाफ हैं। और इसका जवाब लीजिए। ठीक है, रोहन जी, रोहन जी, जवाब 5 ले लाख लेते हैं। करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट है राजस्थान में, आप अपमान का जवाब दीजिए। 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का जवाब लीजिए उनसे। अजय आलोक जी, सबसे पहली बात कि रोहन गुप्ता जी बोलते बोलते बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात बोल गए अडानी जी के बारे में, जो हमारे देश के एक प्रमुख उद्योगपति हैं, जिनके यहाँ आज की तारीख में 2 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी नौकरी कर रहे हैं। उनको आपने कुत्ता बुलाया, इनको एक ही कुत्ता चाहिए, ये ठीक नहीं है। एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता जो इसी पार्टी जो 70 साल इस देश में राज कर चुकी हो, ये भी आपने कहा है, उनको एक ही कुत्ता चाहिए। अभी आपने कहा है, टीवी पे कहा है, अभी आपने नेशनल चैनल पे कहा है। दीपक जी को रिपीट करके सुनाइए। ये लैंग्वेज, ये भाषा होनी चाहिए, ये भाषा होनी चाहिए, मानसिकता में प्रॉब्लम, ये भाषा होनी चाहिए। हाँ या ना? माफी मांगिए उस भाषा के लिए, यही आपकी मानसिकता है। माफी मांगिए उस भाषा के लिए। ये भाषा नहीं होनी चाहिए एक उद्योगपति के बारे में। जहां पे 5 लाख करोड़ का ऐसे उद्योगपतियों के बारे में अगर आप ये भाषा रखेंगे तो एक उद्योगपति आपको देखने नहीं जाएगा। आपको इस तरह की गंदी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, राजस्थान की जनता का अपमान, इस तरह की गंदी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। क्या शोभा देता है? इन्वेस्टमेंट है, और आपके राज्य, आपके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, उद्योगपतियों को गाली देते हैं। देश किसके सहारे चलाएंगे बाबू? इटली के सहारे देश चलाएंगे या चीन के सहारे देश चलाएंगे? आप कहां जाओगे? किसके सहारे देश चलाएंगे? जाओगे? आप अपने देश का उद्योगपति है, इतना बड़ा नाम कर रहा है, उसको गाली दे रहे हैं आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ आप के। ये कह रहे हैं 5 और जब उसकी जरूरत पड़ती है तो उसके बाद राजस्थान में भी चले जाते हैं। आनी चाहिए आपको। बीच में क्यों बोल रहे हैं? देश को बौखला के बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो आपकी गलती पकड़ी और आप माफी भी नहीं मांग 5 रहे। लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मैंने तो आपकी गलती पकड़ी भाई साहब, और आप माफी भी नहीं मांग रहे हो। 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। माफी मांग लीजिए, माफी आप मांगिए। अरे माफी मांग लीजिए, नहीं तो झूठ मूठ का आप पे मानहानि का दावा कर देंगे अडानी वाले। राजस्थान की माफी मांगिए, बुरी तरह से मानहानि का दावा कर देंगे अडानी वाले, बता रहे हैं। फंस जाइएगा। नहीं, आपके कार्यालय से होता है क्या? आपके कार्यालय से होता है क्या? फंस जाइएगा, बता रहे रोहन जी। आप माफी मांगिए। ज्यादा भावावेश में नहीं आना चाहिए, तरह से हारेंगे, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। इस तरह की शब्दावली ठीक नहीं है। ये आप डरपोक। मैं कहां डरा रहा हूं भाई? मैं तो आप दोस्त हैं, इसलिए आपको एडवाइस दे रहा हूं। माफी मांग लीजिए कि गलती से निकल गया मुंह से। माफी आप गलती से मुंह से निकल गया। माफी आप मांगिए। आप मत मांगिए, मेरा क्या जा रहा है? हम नहीं है। मत मांगिए, जनता देख ली आपको, आप क्या कर रहे हैं। मत मांगिए। और बोलिए, और बोलिए, 5 लाख करोड़ के इसी तरह से और बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं आगे की बात कर लूं। अब दोनों आपने और क्यों बनाया? मेरे पास एक ही सवाल का वक्त है। राजस्थान की माफी मांगिए आप, राजस्थान की माफी मांगिए आप।
5 लाख करोड़ के निवेश वाले दीपक राज्य जी, को अगर इनको आपने ऐसी ये बात कहा करना है, कि बीच में बोलना है, तो कोई फायदा नहीं है। इन्वेस्टमेंट नहीं इनको नहीं करना। मांगना है, रुक जाइए, माफी रुक मत जाइए, मांगिए। रुक जाइए। देते रहे आप माफी गालियां। मांगिए। नहीं, आप माफी मांगिए। जब तक माफी नहीं मांगेंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। राजस्थान की माफी मांगिए आप। 5 लाख क्यों माफी मांगो? हम क्यों माफी मांगे? चोरी करे राहुल गांधी, बेल पर है राहुल गांधी, माफी मांगे हम। चोरी करे सोनिया गांधी, बेल पर है सोनिया गांधी, माफी मांगे हम। देश की संपदा लूटे कांग्रेस, माफी मांगे हम। के लिए माफी मांगिए। बिल्कुल, आप माफी वीर धरती आकाश पाताल तीनों बेच के कांग्रेस बैठ गई, माफी मांगे हम। माफी मांगिए। पेंशन यह आपने खाया, देश के साथ हम आजादी का गद्दारी, विरोध चीन से आपने चंदा किया, लेंगे देश हम, के जनता का और देश से विरोध गद्दारी आपने करे किया, हम। संविधान का विरोध आपने सद्भावना किया। वाला देश जनता चीन है, आपने देश, और हम माफी माफी मांगे हम। आप तो माफी वीर है। अरे कितना आपका तो आईना पंचर है। दिखाएंगे भैया। अच्छा आईना अच्छा, एक टूट मिनट, जाएगा। एक मिनट, चलते चलते मैं एक और बात कहना चाहता यही हूँ। आपकी मेरे नीति है। प्रोड्यूसर अखिल जी ने अभी मुझे एक आईना लिस्ट टूट भेजी है। जाएगा। इतना जयपुर काला समिट चेहरा हो में चुका है अडानी जी ने कांग्रेस का। 65,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही है अश्वी हाल ही में अशोक गहलोत जी के साथ 2022 में। और ममता जी इंडिया गठबंधन की दूसरी महत्वपूर्ण घटक और चीफ मिनिस्टर वहां बंदरगाह बना रही हैं। अडानी वहां बंदरगाह बना रहे। अब आप आई डोंट नो क्या मतलब, ये कैसे आप समझाएंगे जनता को कि इनके साथ करे तो चोरी, आपके साथ करे तो चोरी नहीं, आपके साथ करे तो ईमानदारी, ये कैसे समझाएंगे? एक क्विक जवाब दीजिए रोहन गुप्ता जी, मुझे हेडलाइंस पर जाना है फिर। बिल्कुल, देखिए अभी भी जब भी राहुल जी को राजस्थान में सवाल पूछा गया, जब वहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ था और अडानी ने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया सोलर में, राहुल जी ने स्पेसिफिक जवाब दिया कि हम कभी भी किसी के खिलाफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये उद्योग जो है अंबानी या अडानी कांग्रेस के समय पे नहीं थे, पर उस समय पे किसी एक का एकाधिकार नहीं था दीपक जी, सबको अधिकार था। आज देश के संसाधन पे छोटे उद्योगपति का भी अधिकार है। आउट ऑफ नॉर्म्स जाके आप किसी को भी कुछ करेंगे तो सवाल वहां पे उठेंगे। आप उसको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? कभी भी राजस्थान में इन्वेस्टमेंट है, हमने क्या रोक दिया? आप भी तो जनरलाइज कर रहे हैं ना रोहन जी, जब आरोप यही लगाते हैं तो हमारी आप तो पॉलिसी जनरलाइज ही और करते ये हैं। भाजपा ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं, हमने स्पेसिफिक मैं यहीं पर रुकूंगा, मैं यहीं पर रुकूंगा। Zee